आज के ये पहले पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो संवैधानिक विकास है वो 1773 से 1853 के बीच में किस प्रकार हुआ। वीडियो में ही हम याद करेंगे, वीडियो में ही पूरा याद करने की कोशिश करेंगे, साथ में PYQ और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है संवैधानिक विकास, दो पार्ट में पढ़ने वाले, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों पार्ट आपको एक एक दिन में मिल जाएंगे। 1773 से 1853 तक आज के वीडियो में कवर करेंगे। इसमें MCQ वगैरह सभी होंगे। ये ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद ने पारित किए थे। तो इसमें मुख्यतः ये 6 जो एक्ट हैं वो हैं। इसमें से 3-4 इम्पोर्टेंट है, बाकी कम इम्पोर्टेंट है। ये हम रिवीजन यहाँ पे करेंगे। केवल एक पेज इतना ही आपको नोट्स लिखना है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं एक बार। जो 1773 का फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें समझनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में कंपनी यहाँ पे व्यापार करने आई थी, उसको रेगुलेट क्यों करना पड़ा, तो वहाँ से शुरू होते हैं। जो बंगाल का गवर्नर पहले कहा जाता था, उसको इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब कि जो बंगाल के गवर्नर थे पहले, अब वो बंगाल के ही गवर्नर जनरल कहलाने लगे। इसको याद रखना है कि बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, ये 1773 में बनाए हैं, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल से फिर गवर्नर जनरल भारत के बनाएंगे, उसमें वापिस चेंज होंगे और भारत के गवर्नर जनरल से फिर वायसराय बनाएंगे। तो वायसराय वाला हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बनाए, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बनने वाले थे बंगाल के बने थे, वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने थे, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इसमें और क्या प्रावधान थे? तो एक था कार्यकारी परिषद का गठन। कार्यकारी परिषद का गठन किया था, और उसमें क्या था, 4 सदस्य थे, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। ये क्या करते थे कि जो गवर्नर जनरल है, इसको जो सुझाव चाहिए होते थे या फिर कार्य करने के लिए सहायता चाहिए होती थी, कार्यकारी परिषद से प्राप्त होती थी। और इसमें एक और प्रावधान था कि जो फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी है, उसमें सैनिक और असैनिक शक्ति है, वो परिषद के साथ मिलकर गवर्नर जनरल परफॉर्म कर सकता है। थी तो गवर्नर जनरल के पास, लेकिन परिषद की सहमति जरूरी थी। ये सैन्य और असैन्य शक्ति दोनों। और इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, उसको बंगाल के अधीन कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे गवर्नर ही होते थे, और यहाँ पे गवर्नर जनरल बना दिया, तो इसके अंडर में ये दोनों प्रेसिडेंसी आ गई। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, ज़्यादा बार पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है, वो है कि जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट उस टाइम में बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की थी। इसी एक्ट के तहत की थी। 1773 के एक्ट के तहत स्थापना कब हुई? तो 1774 में। कितने मेंबर थे स्टार्टिंग में? 1+3 मेंबर थे। जो हमने चीफ जस्टिस थे, उनका नाम याद रखना है, बाकी का याद रखने की जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस कौन था? तो एलिजा इम्पे चीफ जस्टिस थे। इनके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, एलिजा इम्पे। अब हमने एक जो एक्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है, 1773 का एक्ट। अब हम नेक्स्ट एक्ट पढ़ने वाले हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बाकी सब चार्टर एक्ट है, ये पिट्स इंडिया एक्ट था। इसमें मुख्यतः क्या क्या था कि जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य हैं उनको अलग किया था। जो राजनीतिक कार्य हैं और व्यापारिक कार्य, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो संभालती थी, उनको अलग कर दिया। राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया, और जो व्यापारिक मामले थे उनके लिए निदेशक मंडल का। इनको याद कैसे करेंगे? जैसे अलग अलग बोर्ड हैं वर्तमान में पॉलिटी में, तो उनको हम राजनीति से पॉलिटी में पढ़ते हैं, राजनीतिक मामलों में। जो व्यापारिक हैं, तो वहाँ पे निदेशक बोर्ड होती है, जो उनको गाइड करते हैं कि व्यापार को कैसे बढ़ाना है। तो निदेशक और नियंत्रण,
नियंत्रण कंट्रोल कौन करता है? पॉलिटिशियन। और जो व्यापार है उसको क्या करते हैं? निर्देश देते हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट में ये दो प्रावधान किए थे कि एक तो इनके कार्य को अलग किया और अलग करने के साथ में दोनों के लिए एक एक बोर्ड और मंडल का गठन किया। अब नेक्स्ट है 1786 का चार्टर एक्ट। इसमें गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में जो परिषद हमने जो पढ़ी थी यहाँ पे, इस परिषद के निर्णय को कैंसिल करने का अधिकार दिया था। कब दिया? 86 में। ये परिषद तो गठन की थी 1773 में, लेकिन इनको जो शक्ति दी गवर्नर जनरल को कि इनके जो निर्णय हैं उनको बाईपास करके किसी भी कानून को लागू भी कर सकते। तो ये जो अधिकार दिया था ये कब दिया था? 1786 में। और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्ति प्रदान कर दी। ये दोनों शक्तियां हैं, विशेष अधिकार हैं। ये पाने वाले सबसे जो पहले थे गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये कभी कभी पूछ सकते हैं पीसीएस में। नेक्स्ट है 1793 का। इसमें कुछ याद करने का जैसा नहीं है। 20 साल के लिए जो शक्ति और कार्य थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ा दिए थे। तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब आता है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट 1813 का। इससे क्वेश्चंस बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि हम एजुकेशन में हैं, तो एजुकेशन फील्ड में बार बार ये आएगा कि 1 लाख का जो फर्स्ट बार अंग्रेजों ने प्रावधान किया था तो वो कौन से एक्ट में किया था? तो 1813 में। और इसके साथ में जो ईसाई मिशनरी थे वो भी शिक्षा का प्रचार कर सकते थे, उसका भी अधिकार दे दिया। और जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त किया था, लेकिन चीन और चाय, ये दो, जो चीन के साथ जो भी व्यापार होता था और चाय का, इन दोनों पे एकाधिकार बना रखा था 1813 में। तो ये हमने पढ़ लिया। हमारे पास अब केवल दो एक्ट बचे हैं, 1833 और 1853। फिर हम रिवीजन करेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे। तो ये ध्यान रखिए। 1833 के चार्टर एक्ट में 3-4 मुख्य प्रावधान है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। जो हमने पहले पढ़ा था 1773 में जो प्रावधान किया था कि जो बंगाल का गवर्नर है उनको बंगाल का ही गवर्नर जनरल बोला था, लेकिन ये अब 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल के गवर्नर जनरल को। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बने थे भारत के वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके साथ ही जब भारत अब पूरे देश के ऊपर नज़र रखनी है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उनको व्यापारिक कार्य करने में प्रॉब्लम होती थी, तो व्यापारिक कार्य कंपनी के पूरे समाप्त कर दिए। अब केवल राजनीतिक कार्य ही करते थे। तो राजनीतिक कार्य टोटल जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो संभालने लगी। अब इसमें एक प्रावधान और किया कि नियुक्ति में भेदभाव जो होता था पहले उसको समाप्त कर दिया कि किसी धर्म, किसी वंश, किसी जन्म स्थान या फिर किसी वर्ण का है तो उसके हिसाब से नियुक्ति में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी या फिर उसके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ये प्रावधान इसी एक्ट में किया। नेक्स्ट था कि कार्यकारी परिषद थी, जो हमने पढ़ा था 1773 में। कार्यकारी परिषद जो गठन की थी 4 सदस्य थे, उसमें जो एक सदस्य था फोर्थ वाला सदस्य इसमें कानूनी ऐड कर लिया इस एक्ट में। तो अपने को यदि ये क्वेश्चन आए कि कार्यकारी परिषद का गठन कब किया, तब तो आंसर देना 1773 में। लेकिन कार्यकारी परिषद में कानूनी सदस्य कब ऐड किया, तो इसका जवाब होगा 1833 में। तो इसमें क्या 1833 में क्या मुख्य देखिए, 2-3 की। एक तो व्यापारिक जो कार्य था ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको समाप्त कर दिया, एक भेदभाव को समाप्त कर दिया, और दूसरा कानूनी व्यक्ति ऐड करने का प्रावधान कर लिया। तो ये फर्स्ट जो कानूनी व्यक्ति थे वो थे मैकाले। और जो लास्ट है वो भी याद करने के लिए सिंपल है, वैसे बड़ा था लेकिन ये सिंपल याद करने के लिए इसलिए है कि जब यहाँ पे व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए, अब केवल राजनीतिक कार्य हैं। राजनेता को दो कार्य होते हैं, एक तो कानून बनाना, एक कानून को इम्प्लीमेंट करवाना। कानून बनाने के लिए अपन को विधायिका चाहिए, तो विधायिका के लिए विधान परिषद की स्थापना कर दी।
और जो नियम कानून है उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सिविल सेवकों की जरूरत होगी। तो उन्होंने एक खुली प्रतियोगिता आयोजित करवाई। हालांकि ये प्रतियोगिता लंदन में ही आयोजित होती थी, लेकिन उन्होंने जो प्रावधान थे वो 1853 के चार्टर एक्ट में कर दिए। हम एक बार सिंपल रिवीजन करें तो 1853 में क्या हुआ, विधायी और कार्यपालिका दोनों को अलग किया और उनके लिए सिविल सेवाओं की भर्ती करवाई और विधान परिषद की स्थापना की। 1833 में क्या था, भारत का गवर्नर जनरल बनाया और व्यापारिक कार्य समाप्त किया, राजनीतिक कार्य करेगी और भेदभाव को समाप्त किया, और कार्यकारी परिषद में कानूनी सदस्य को ऐड किया। 1813 में क्या था, शिक्षा के लिए और व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया। 1793 में 20 साल के लिए आगे बढ़ाई थी, और 86 में दो थे परिषद का निर्णय निरस्त करने का गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया, और कोई नियम कानून लागू करवाने हैं उसको भी गवर्नर जनरल लागू करवा सकता था। और जो सेनापति की शक्तियाँ थी वो भी 1786 में गवर्नर जनरल को दी। 84 का आपको पता ही है, अभी बताया कि राजनीतिक और व्यापारिक जो कार्य थे उनको अलग कर दिया और दोनों के लिए बोर्ड और मंडल का गठन किया। ये 1784 और 1853 इनमें तो केवल क्या क्या है, दोनों को अलग किया। इसमें राजनीतिक और व्यापारिक अलग किया, और उसमें राजनीति के दो कार्य को अलग किया, विधायी और कार्यपालिका के। तो ये हम कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। और जो फर्स्ट था उसमें गवर्नर जनरल बनाया, कार्यकारी परिषद की स्थापना कर दी, उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी, और प्रेसिडेंसी इसके बंगाल के अधीन लाए। इतना हमें याद करना है। ये हम यहाँ पे याद करने की कोशिश करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था उसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो सबसे पहला यदि प्रावधान के याद करते हैं तो वो था कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दूसरा था कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तीसरा, इसमें 4 सदस्य थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था। स्थापना 1774 में हुई थी, लेकिन स्थापना का प्रावधान जो था वो इसी में था। और एक था कि जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उसको बंगाल के अधीन कर दिया। इतना हमें इसमें याद हो जाए तो हम बाकी आराम से कर सकते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या गया था, जो व्यापारिक कार्य हैं, व्यापारिक एंड राजनीतिक, ये दोनों को अलग कर दिया और दोनों के लिए, व्यापार के लिए निदेशक मंडल का गठन कर दिया और राजनीतिक मामलों के लिए निर्देशक बोर्ड का गठन कर दिया। इसमें इतना याद करना है। अब फिर है 76 का। इसमें हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी थी कि जो विशेष परिस्थिति है उसमें जो विशेष परिस्थिति की और सेनापति की शक्ति, गवर्नर जनरल को स्पेशल जो शक्ति दी थी, गवर्नर जनरल विशेष शक्ति, इतना आप लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक तो शक्ति वो थी कि निर्णय बोर्ड के जो निर्णय हैं उनको रद्द करने का या फिर कोई बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध लागू करवाने का, और दूसरा था कि जो सेनापति की शक्ति है वो देती थी। और इसमें तो केवल इतना ही है, 20 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया था। 1813 में इसमें हमने पढ़ा कि 1 लाख जो एजुकेशन के लिए प्रोवाइड किए थे उसका, और ईसाई मिशनरियों को यहाँ पे शिक्षा के प्रचार के लिए अलाउ कर दिया। और एक नेक्स्ट जो था वो था व्यापारिक जो एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया। इसमें व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। किसको छोड़ के, चीन एंड चाय, इसको छोड़ के व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया। अब एक ये भी इम्पोर्टेंट है तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं कि इसमें जो एक तो बदलाव हुआ था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बोलना,
भारत का गवर्नर जनरल हो गया, तब इसकी विधायी जो शक्तियाँ होगी पूरे देश पर कानून बनाने की हो गई, पूरे देश पर कानून बना सकते थे। और अब भारत लेवल पे है तो ये भेदभाव नहीं कर सकते, तो भेदभाव नियुक्ति में नहीं होगा। किसके आधार पर? धर्म, स्थान, मूलवान, स्थान का हो गया और वंश का और रंग भेद का, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। और इसमें जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे भारत के, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अब लास्ट आता है कि इसमें लास्ट में क्या क्या था। इसमें जो एकाधिकार है पूरे राजनीतिक काम है वही करेगी, और व्यापारिक कार्य पूरे समाप्त कर दिए थे। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो विधायी है, विधायी कार्य और कार्यपालिका, कार्यपालिका जो कार्य है इनके लिए, कार्यपालिका के लिए तो सिविल सेवा स्टार्ट कर दी, सिविल सेवा भर्ती, और विधायिका के लिए विधान परिषद का गठन कर दिया। तो इतना सब हमें एक कंपाइल करके पढ़ना है ताकि हम अच्छे से समझ दिया। अब हम लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हैं हर एग्जाम में, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। सबसे पहले यही पढ़ा था हमने, तो ये कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट था। फिर नेक्स्ट आता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन से क्वेश्चन कथन सही है। तो इसकी स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी, एकदम सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये हमने पढ़ा था कि एलिजा इल्फे जो कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसमें सेकेंड वाला गलत है, तो कौन सा सही होगा? फर्स्ट। अब ये थर्ड क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन हमें यदि सब नहीं आ रहे हो तो भी ज़्यादातर हमें कोशिश करनी है कि जितने आ रहे हो उन्हें मिलान करके कोड का चयन करना है। जैसे इंग्लिश मिशनरियों का हमने बोला था, एजुकेशन जब आया तब इसके साथ में इनको भी परमिशन दे दी थी। और अभी पढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1773 में। और जो नियंत्रण परिषद थी उसकी जो स्थापना थी कब की थी? 1784 में। गवर्नर जनरल को कानूनी सदस्य कब किया था नियुक्त? 1833 में। तो ये ए का 2 हो गए, ऐसे क्रॉस कर सकते हैं हम। और सी का 3, बस ये हो गया। यदि आपको 2 भी आ रहे हो तो ये हो जाता। अब हम नेक्स्ट इसको समझते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा की नींव कहाँ पड़ी। तो हमने बताया था कि 1830 के जो चार्टर है इसमें 1 लाख रुपए का प्रावधान किया था। 1 लाख रुपए का प्रावधान इसी एक्ट के तहत किया गया था। तो इसमें कुछ कमेटी और जो विवाद हुए थे कि अंग्रेजी में ही एजुकेशन दी जाए या फिर रीजनल लैंग्वेज में, तो ये विवाद इसी में हुए थे। तो ये लगभग तीनों सही हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन है। ये जो एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार है, ये समाप्त कब किया? इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जब एजुकेशन का हो रहा था तब व्यापारिक एकाधिकारों को भी समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1813। 1813 में क्या क्या था? एक तो अभी हमने पढ़ा 2 प्रावधान किए थे, एक तो 1 लाख एजुकेशन के लिए, दूसरा एकाधिकार समाप्त किया। तो इसमें क्या था? व्यापारिक एकाधिपत्य को समाप्त कर दिया था, ये चाय और चीन को छोड़कर। और इसमें ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया।
राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में राजस्व कब आता है? 1858 के एक्ट में। वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो इसमें क्या हो गया कि एक सुदृढ़ कर दिया था, कि एक रास्ता बना दिया था कि अब ब्रिटिश के कंट्रोल में होंगे, क्योंकि जो एग्जाम होती थी 1853 में वो लंदन में होती थी, तो वहाँ से ही ज़्यादातर सिविल सेवक बन के आ रहे थे। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ अच्छा लेना संभव बनाया? ये हमने पढ़ा था कि 1833 में जो भेदभाव था, भेदभाव को समाप्त कर दिया, तो हम भी अपने प्रशासन में भागीदारी कर सकते थे। तो इसके लिए इतने ही थे क्वेश्चंस इस टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक में भी हम यही पढ़ेंगे कि जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको एक साथ करेंगे और एक साथ इनके आंसर भी आपको बता देंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ी समय वेट कीजिए, तब तक ये रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू।